सी प्रोग्रामिंग में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताता हूं कि सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको किस सिचुएशन में यूज किया जाएगा। मैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर का यूज कहां पे। सिचुएशन थोड़ा ध्यान समझिएगा। सपोज मुझे किसी एक एम्प्लॉय की एज स्टोर करके रखना है, तो मैं एक एज नाम का एक वेरिएबल लेता हूं। तो जैसे आपको पता है कि इस एज नाम के वेरिएबल में एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है, लेकिन यदि मुझे एक से ज्यादा एम्प्लॉइयों की एज स्टोर करके रखना है तो मैं एरे डिक्लेयर कर सकता हूं। जैसा मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने कहा कि सपोज मुझे 10 एम्प्लॉइयों की एज की जरूरत है, तो मैंने एक एरे डिक्लेयर कर लिया। लेकिन एरे के साथ जो खास बात है वो ये कि एरे में एक ही डेटा टाइप की एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर की जा सकती है। फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा, यदि मैं एरे को यूज करता हूं तो एरे में एक बार में एक ही डेटा टाइप की सारी वैल्यू स्टोर की जा सकती है, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट हमारी कुछ अलग हो सकती है। देखिएगा इस समय हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं चाहता हूं कि एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो, लेकिन सपोज मुझे किसी एम्प्लॉय का नाम स्टोर करके रखना है, मुझे उस एम्प्लॉय की एज स्टोर करके रखनी है, साथ में मुझे उस एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करके रखनी है, और सैलरी का डेटा टाइप है हमारा फ्लोट, नेम जो है उसका डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग। गौर करके देखिएगा, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है जहां मैं चाहता हूं कि एक एम्प्लॉय की कई सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना है, जिसमें उसका नाम है, उसकी उम्र है और उसकी सैलरी है। आप गौर करके देखेंगे इन तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप अलग अलग है। यहां हमारा नेम स्टोर करना है तो नेम जो है वो कैरेक्टर का एरे है, एज स्टोर करना है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और सैलरी मुझे स्टोर करके रखना है उसका डेटा टाइप फ्लोट है। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऐसा कोई भी इनबिल्ट डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है जिसकी हेल्प से हम एक साथ एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सके जिसका डेटा टाइप एक जैसा है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्ट्रक्चर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्ट्रक्चर एक ऐसा वेरिएबल या ऐसा डेटा टाइप है हमारे पास जिसमें एक ही डेटा टाइप से ज्यादा की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर की जा सकती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताता हूं कि सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन किया जाएगा और किस तरह से यूज किया जाएगा। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड है। इसके बाद कोई भी एक यूजर गिवन नेम दिया जाता है। मैं चाह रहा था कि एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जा सके, तो मैंने एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को नाम दिया। ये करली ब्रैकेट का ओपनिंग और करली ब्रैकेट का क्लोजिंग, साथ में हमारा ये सेमीकोलन लगाया जाता। तो ध्यान देखिएगा, स्ट्रक्चर को यदि आपको डिफाइन करना है तो मैं स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड यूज करता हूं। इसके बाद कोई भी यूजर गिवन नेम दिया जाता है, मैंने स्ट्रक्चर जिसको डिफाइन कर रहा उसका नाम मैंने एम्प्लॉय लिखा है। मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि मैं चाहता हूं स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर की सकें जिसका डेटा टाइप अलग अलग है, जैसे एम्प्लॉय का नाम, उसकी एज और उसकी सैलरी। तो मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, एक एज नाम का वेरिएबल लिया, एक सैलरी नाम का वेरिएबल लिया। तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप आप देख रहे हैं अलग अलग है। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर में सारा जो एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं, जो वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं, वो सबकी अलग अलग होना जरूरी है, लेकिन अलग अलग भी स्टोर कर सकते हैं और एक जैसी भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एरे के साथ लिमिटेशन ये थी कि एक ही डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती, लेकिन स्ट्रक्चर में अलग अलग डेटा टाइप भी की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो स्ट्रक्चर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो मैंने यहां पे एक एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसके अंदर मैंने ये 3 एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए। ये हमारे स्ट्रक्चर के एलिमेंट कहलाते हैं। तो नेम इसका एक एलिमेंट है, एज इसका दूसरा एलिमेंट है और सैलरी इसका तीसरा एलिमेंट है। तो इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है जिसके अंदर हम 3 अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, और स्ट्रक्चर को मैंने नाम किया दिया एम्प्लॉय। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आप स्ट्रक्चर के सिंटैक्स को देख सकते हैं। स्ट्रक्ट हमारा कीवर्ड है, इसके बाद कोई यूजर गिवन नेम, करली ब्रैकेट का ओपनिंग और करली ब्रैकेट का क्लोजिंग और साथ में सेमीकोलन। ये स्ट्रक्चर का हमारा पहला एलिमेंट, स्ट्रक्चर का हमारा दूसरा एलिमेंट, स्ट्रक्चर का हमारा तीसरा एलिमेंट। अब सपोज मैं किसी एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करके रखना चाहता हूं, तो जिस तरीके से हम बाकी नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से मैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। मैंने यहां पे लिखा E1,
इसका मतलब है कि मैंने स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है E1। मान के चलिए मैं एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, तो मैंने एक E2 नाम का वेरिएबल लिया और E3 नाम का। तो ये E1, E2 और E3 हमारे 3 वेरिएबल हो गए हैं जिसमें 3 अलग अलग एम्प्लॉइयों की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। अब इनमें इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अब मैं पहले एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करके रखता हूं E1 के लिए। अब देखिए मैं E1 एक हमारा जो वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का, इसमें मैं वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करता हूं और वो वैल्यूज हमारे एम्प्लॉय का नाम होगी, एम्प्लॉय की एज होगी, एम्प्लॉय की सैलरी होगी। देखिए किस तरह से मैं स्टेटमेंट लिखता हूं E1 डॉट एज। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉय जो हमारा पहला है उसकी एज स्टोर करके रखना चाहता हूं। सपोज कीजिए मैंने एज स्टोर करा दी 25। नेक्स्ट E1 जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी मुझे स्टोर करके रखनी है स्टोर, तो सैलरी नाम का वेरिएबल लिया और उसको मैंने वैल्यू साइन की। सपोज कीजिए ये वाली, ये हमारी एक फ्लोटिंग वैल्यू है। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है मैं एम्प्लॉय का नाम स्टोर करके रखना चाहता हूं। तो देखिएगा एम्प्लॉय का नाम स्टोर करने के लिए यदि मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखता हूं E1 डॉट नेम इक्वल टू, मैं अपना नाम दे देता हूं अभिषेक, तो ये सिंटैक्स हमारा गलत होगा। ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यूज डायरेक्टली कॉपी नहीं की जा सकती। ये स्टेटमेंट यदि मैं अभी रन करूंगा तो मुझे एरर दे देगा, जैसा आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट आपको एरर दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग वैल्यूज को कॉपी करने के लिए जो मैं सिंटैक्स यूज कर रहा हूं वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। देखिए यहां पे हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है strcpy। ये हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए strcpy। मैं इस फंक्शन को यूज कर रहा हूं स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। ये हमारा पहले से बना हुआ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहता हूं। किस वेरिएबल में? नेम नाम के वेरिएबल में, जो किसका पार्ट है? हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस तरीके से पहले एम्प्लॉय का नेम में ये अभिषेक वैल्यू कॉपी हो गई, एज जो है 25 हो गई और उसकी सैलरी। तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने इस डॉट ऑपरेटर को यूज किया E1 डॉट नेम, E1 डॉट एज और E1 डॉट सैलरी। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। दूसरा इस प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले से बना हुआ फंक्शन यूज किया, प्रीडिफाइंड फंक्शन जिसका नाम strcpy। यदि मुझे इसको यूज करना है तो मुझे एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा और उस हेडर फाइल का नाम है #include। मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूं और नाम है string.h। तो string.h नाम की हमारी एक हेडर फाइल है और इस हेडर फाइल के अंदर हमारा strcpy नाम का हमारा फंक्शन है जो मैंने इस प्रोग्राम के अंदर यूज किया। तो जैसे हमारे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, E1 हमारा जो वेरिएबल है उसके नेम नाम के वेरिएबल में अभिषेक स्टोर हो जाएगा, एज में 25 स्टोर हो जाएगा और E1 में सैलरी ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यदि मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं जो E1 के साथ एसोसिएटेड है, तो देखिए मैं उसको प्रिंट करने का स्टेटमेंट लिखता हूं। तो पहली वैल्यू में स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहता हूं, दूसरी इंटीजर वैल्यू और तीसरी हमारी फ्लोटिंग वैल्यू। तो मैंने ये तीनों फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख दी। अगला स्टेटमेंट कॉमा लगा कि E1 डॉट नेम, नेक्स्ट E1 डॉट एज और नेक्स्ट है हमारा E1 डॉट सैलरी। तो आप देख सकते हैं मैंने printf फंक्शन को यूज करके जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू को एक्सेस किया है। E1 का नेम, E1 की एज और E1 की सैलरी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एम्प्लॉय E1 नाम अभिषेक दिखाई देगा, एज 25 और सैलरी जो हमारी वैल्यू है वो दिखाई देगी। यदि आप फ्लोटिंग वैल्यू को डेसिमल के कम डिजिट तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं 0.1। इसका मतलब है डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट को प्रिंट करेगा। देखिए मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं पहला जो हमारा स्ट्रक्चर हमने बनाया था E1, उसके नेम में अभिषेक, एज में 25 और सैलरी में हमें ये वैल्यू दिखाई देती। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर के एलिमेंट को डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। देखिएगा ये सारा कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कुछ इस तरह से।
मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम मैंने एम्प्लॉय दिया है और इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 एलिमेंट डिक्लेयर किए हैं और मैंने E1, E2 और E3 मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं जो स्ट्रक्चर टाइप के। हालांकि जो अभी मैंने प्रोग्राम में यूज नहीं किए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से आप इंटीजर है, फ्लोट या किसी और टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से स्ट्रक्चर के वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें कामा लगा के सेपरेट किया जा सकता है। तो मैंने अभी E1 को यूज किया है, E2 और E3 को यूज नहीं किया। यदि मैं E2 और E3 की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहूं तो इसी कोड को मैं देखिए कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और इस बार हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो मैं E2 की वैल्यू एक्सेस करता हूं। तो ये रहा हमारा E2 का एज, E2 का नेम। लेकिन खास बात यह है अभी मैंने सिर्फ E1 को वैल्यू असाइन की है, E2 को वैल्यू असाइन नहीं की है। इसका मतलब यह है जब यह हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो E2 की जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमें गार्बेज वैल्यू दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, अभी E2 जो हमारा वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का, उसको मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मुझे गार्बेज वैल्यू दिखाई देगी। तो समझिएगा, मैंने स्ट्रक्चर के E2 नाम के वेरिएबल को अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, इसलिए मुझे गार्बेज वैल्यू दिखाई देंगी। मैं इस कोड को रन करता हूं। तो आप यहां पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर के पहले एलिमेंट को तो वैल्यू मैंने असाइन कर दी थी, वो मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन स्ट्रक्चर जो E2 था उसको मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किए। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा E2 वेरिएबल है उसको E1 का सारा डेटा कॉपी कर सकते हैं। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमारे E1 के सारे कंटेंट्स E2 को कॉपी हो जाएंगे। यानी E1 का नाम जो है हमारा वो E1 को से कॉपी होकर E2 में पहुंच जाएगा। E1 की एज E2 को कॉपी हो जाएगी, E1 की सैलरी E2 को कॉपी हो जाएगी। इस बार जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे जो कंटेंट्स E1 में थे वही मुझे E2 में भी दिखाई देंगे। जैसा आप देख सकते हैं, मैं इस कोड को रन करता हूं, आप देख रहे हैं E2 में भी हमारी वही वैल्यू दिखाई दे रही है जो E1 के नेम एज और सैलरी में अवेलेबल थी। तो यदि स्ट्रक्चर के एलिमेंट को आपको सारे एलिमेंट को एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कॉपी करना है तो इस तरीके का सिंटैक्स यूज किया जा सकता है।